जी, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम इरोजन के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हैं। ये जो वेदरिंग है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, यानी ट्रांसपोर्ट में जो मटेरियल को इसने करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ये इरोजन में इन्वॉल्व है, लेकिन वेदरिंग में ये प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। और वेदरिंग मटेरियल को पिक करता है कोई भी एजेंट, इस मटेरियल को पिक करता है। एजेंट यानी उसमें आइस आ सकता है, उसमें वाटर आ सकता है, उसमें विंड आ सकता है, और इस मटेरियल को फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसके बाद इस मटेरियल को डिपॉजिट कर देता है। इस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं। ठीक है। ये जो सारा प्रोसेस है, पिक, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट द वेदर्ड मटेरियल, इज कॉल्ड इरोजन। तो इसको हम इरोजन कहते हैं। और इरोजन या कटाव, ये क्या है? ये वेदरिंग ही से रिलेट है। ठीक है, उसी से रिलेट करता है कि भाई ज़मीन बनी है करोड़ों अरबों साल पहले। तो अजीज़ तलबा, इन करोड़ों अरबों साल पहले कोई तो प्रोसेस होते रहे होंगे ना इस ज़मीन में। तो ये प्रोसेस यकीनन चलते ही रहते हैं। अब वो फिज़िकल भी हो सकते हैं, वो केमिकल भी हैं। फिज़िकल और केमिकल जो प्रोसेस हैं, ये ज़मीन के ऊपर की तय, जो हमने पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्रस्ट। तो ये क्रस्ट जिस पर हम चल रहे हैं, तो इसके ऊपर की जो ज़मीन है ये टूट फूट का शिकार है। ठीक है। तो अब हमने देखना है कि वो कौन से एलिमेंट हैं जिनकी वजह से ये इरोजन होती है। सबसे है पहले पानी, रनिंग वाटर। ये अपने साथ मिट्टी को लेकर जाता है और अपने साथ छोटे छोटे पत्थरों को बहाकर लेकर जाता है। जो मिट्टी वो अपने साथ, और मिट्टी जो अपने साथ लेके जाता है, दरियाओं की साइडों को काट कर मुसलसल हर लम्हा ये उसको काटता रहता है। और इससे क्या कहते हैं? इरोजन, यानी इससे इरोजन हो रही है रनिंग वाटर से, कि मुसलसल वो पत्थरों को और छोटे छोटे जो टुकड़ों को उनको बहा कर ले जाता है, मिट्टी भी सा जाती है, दरियाओं की साइडों को काट कर मुसलसल हर लम्हा काटता है और इरोजन हो जाती है। सेकंड में मैं आपको एक मिसाल देती हूँ हवा की। अभी मैंने यहाँ पे हवाला दिया विंड। तो विंड जो है ये भी एक कह लें कि वजह हो सकती है। ये क्या कर रही है हवा? अगर रेगिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर जब हवा चलती है तो वो एक साइड की मिट्टी को उठाती है और दूसरी तरफ उसकी ढेरी लगा देती है। वहाँ से दूसरी जगह, और वहाँ से फिर और दूसरी जगह, वहाँ से और दूसरी जगह, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। और हवा इरोजन के अमल में बराबर की शरीक है। एक जगह से दूसरी जगह, यानी उसको उठा के पिक करना और उसके बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना और उसके बाद फिर उसको कहीं और डंप कर देना, कहीं और डिपॉजिट कर देना, फेंक देना। ठीक है जी। उसके बाद फिर तीसरा जो मैं आपको बताऊंगी वो है ग्लेशियर, आइस। ये ग्लेशियर जब इनमें मूवमेंट होती है, एक तो इनका अपना मैस होता है। ठीक है। क्योंकि ऊपर से ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता सिरकते रहते हैं। इस वजह से वहाँ पर भी इरोजन होती है। वो चट्टानों का भी लॉस कर देते हैं और इस तरह से। और इसी तरह चौथा पॉइंट में जो आपको एक मिसाल दूंगी वो है वेव्स। जो वेव्स हैं इनकी वजह से भी इरोजन होती है। ये मैंने आपको इसका जिक्र नहीं किया। विंड, आइस और यानी मिट्टी, ग्लेशियर्स, ये सारे तो मैंने आपको पढ़ाए, हवा भी। लेकिन वेव्स की बात की जाए तो वेव्स जो समंदर के अंदर पैदा होती हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं। वो कैसे ज़िम्मेदार हैं? वेव्स किस तरह से जो है वो इरोजन की ज़िम्मेदार है? अजीज़ तलबा, वो ऐसे ज़िम्मेदार है कि जब लहरें आकर साहिल से टकराती हैं, यानी जो कोस्टल वेव्स हैं उनसे टकराती हैं, तो वहाँ ये वो कोस्टल एरियाज़ का लॉस कर देती हैं और ये वजूहात हो सकती हैं इरोजन की। ठीक है।
आने वाले अभी लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले दिनों में पढ़ाऊँगी इसी चैप्टर के वेदरिंग के जो डिटेल आगे सब टॉपिक्स हैं उनको उनकी वजाहत करूँगी। और आपकी बुक से इंशाल्लाह आपको ये तो मैंने कोशिश की थी कि आपको पहले उसके बारे में थोड़ा सा खुद से बता के तो उसकी बाद हम अपनी बुक की तरफ चलेंगे। चैप्टर नंबर 2 है जो आपका ज्योग्राफी की बुक में जनरेशन के बारे में, तो फिर इंशाल्लाह उसमें से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। घर में रहें, महफूज रहें, अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।